नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स के अंदर अनदर कंपनी में एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और इसीलिए जो बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फ्रॉडुलेंटली इन्फ्लेट की गई है बाई कमिटिंग ए कंप्यूटेशन एरर, कि जो भी कंप्यूटेशन एरर है उसको फ्रॉडुलेंटली इफेक्ट किया है, इन्फ्लेट किया है। तो बताओ क्या ये इवेंट है वो एडजस्ट किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है कि फ्रॉड हैज़ बीन मेड बाई कमिटिंग एन इंटेंशनल एरर, कि इंटेंशनल एरर है उसके थ्रू आपने फ्रॉड कमिट किया है एज ए रिजल्ट ऑफ द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रेजेंट है एज इनकरेक्ट पिक्चर विच हैज़ बीन डिटेक्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेम एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा और अकॉर्डिंगली जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी एडजस्ट की जाएगी इसके अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ लो। मेक लिमिटेड ने उधार में माल खरीदा 5 करोड़ 80 लाख रुपए का, एक्सपोर्ट ऑर्डर वो कैंसिल हो गया एंड ये जो प्राइस थी वो रिक्वेस्ट करता है ऑफर ए प्राइस ऑफ 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अगर वो टॉय लिमिटेड रिक्वेस्ट टू ऑफर ए प्राइस डिस्काउंट ऑफ 10%, टॉय लिमिटेड है वो एडजस्ट करना चाहता है सेल्स के फिगर्स को जहाँ तक डिस्काउंट वो देगा। तो डिस्कस कीजिए क्या ये ट्रीटमेंट वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, सेल डीड हुई थी लैंड की 15 अप्रैल 2001 को, बट रजिस्ट्रेशन है, मतलब ये पहला केस था मैक लिमिटेड का, साथ में ये टॉय लिमिटेड का भी केस दे रखा है कि 15 मार्च 2001 को उसने लैंड किया ना, क्या कहती सेल डीड साइन कर दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल को हुआ है। ओके, तो बताओ क्या ये सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो पहले सबसे पहले टॉय लिमिटेड उसने मैक लिमिटेड को गोड्स बेचे हैं 5 करोड़ 80 लाख रुपए के। अब सेल कंप्लीट हो जाती है ऑल रिस्पेक्ट में, ओके यहाँ पे हो गई थी। मैक लिमिटेड को आगे इसको क्या करना था, same in the domestic market at a discount does not affect the amount recuperated by the sales of by टॉय लिमिटेड। तो टॉय लिमिटेड के यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो प्राइस डिस्काउंट 10% का ऑफर किया जा रहा है टॉय लिमिटेड के द्वारा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैक लिमिटेड, वो नॉट इन द नेचर ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बल्कि वो तो यहाँ पे उसका आगे एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया इसलिए दे रहा है। हाउएवर देयर अपीयर्स टू बी एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द कलेक्टिबिलिटी ऑफ द डेप्ट, बस हाँ, लेकिन अब उसको यहाँ पे ये भी लग रहा है टॉय लिमिटेड को अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा ना तो फिर वो ये जो उसका पेमेंट बाकी है ना वो भी वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो ये अनसर्टेनिटी रिलेटेड है ना रिलेटिंग टू द कलेक्टिबिलिटी ऑफ द डेप्ट, इसके लिए भी है वो उसने डिस्काउंट दिया है। देयरफॉर यह अप्रोप्रिएट रहेगा टू सेपरेट प्रोविजन टू रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द कलेक्टिबिलिटी रेदर देन टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के अमाउंट को एडजस्ट करने की जगह आप उसका प्रोविजन बनाओ, इसीलिए जो भी डिस्काउंट है वो चार्ज किया जाएगा SOPL में एंड नॉट शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द सेल्स फिगर। With respect to the sale of land, both sales and gains on the sale of land earned by Toy Limited shall be recognized in the books at the balance sheet date. In substance, the land was transferred with significant risk and reward of ownership to the buyer before the balance sheet date, and what the pending was merely a formality of the registration। मतलब कि जो डीड आपने साइन कर ली थी ना 15 मार्च को वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रांजेक्शन तो वहीं एग्जीक्यूट हो चुका था, बस बाद में जो रजिस्ट्रेशन किया वो तो जाके आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया है, तो वो इम्पैक्ट नहीं करती। आप 15 मार्च को क्या है वो रेवेन्यू बुक कर सकते हो, सेल उसकी बुक कर सकते हो एसेट की। क्वेश्चन नंबर 17, ए लिमिटेड है वो रिक्वायर करता है कि उसे पे करनी पड़ेगी पेनल्टी। पेनल्टी क्यों देनी पड़ेगी, बिकॉज उसने ब्रीच किया है इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ए लिमिटेड ने डिलीवर किया, द पेनल्टी वाज पेबल एट ए लोअर अमाउंट देन द अमाउंट डिमांडेड बाय द अदर पार्टी। ओके, ए लिमिटेड ये सोच रही है कि यार पेनल्टी तो देनी पड़ेगी लेकिन कम अमाउंट की दे देंगे ना, इतनी बड़ी अमाउंट देने की ज़रूरत क्या है, वो तो 5 करोड़ मांग लेगा, पूरी थोड़ी भरी जाएगी हमसे, हमें उससे थोड़ा एडजस्टमेंट करके निगोशिएट करके कम अमाउंट पे करेंगे। ओके, इसलिए उन्होंने ना पेनल्टी को पुट किया, बट आल्सो अप्रोच द आर्बिट्रेटर विथ ए सबमिशन दैट द केस में बी डिसमिस्ड विथ कोस्ट, कि भाई कोस्ट के साथ में ना इस केस को डिसमिस करो। ए लिमिटेड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, जो कि अप्रूव हो गया था जुलाई में। आर्बिट्रेटर ने जून के अंदर अवॉर्ड किया केस को ए लिमिटेड के फेवर में। अब तो मतलब कोई पेमेंट ही नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब हो गया इनके ही फेवर में आ गया। तो इसके कारण क्या हुआ, आर्बिट्रेटर को जो प्रोविजन अर्लियर बनाया था अब वो कोई इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, वो पूरा का पूरा हटा दो चाहिए। आर्बिट्रेटर आल्सो डिसाइडेड कि जो भी कॉस्ट हुई है वो किसके द्वारा, अदर पार्टी के द्वारा बोन की जाएगी। तो बताइए क्या ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रीमेजर इट्स प्रोविजन। तो बताओ क्या यहाँ पे ए लिमिटेड को जो प्रोविजन उन्होंने बुक्स में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा उसे रीमेजर करना पड़ेगा। सी कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, लेकिन अवार्ड अब आया है तो अवार्ड तो बस उस सिचुएशन को कंफर्म कर रहा है, तो इसीलिए ये एक एडजस्टमेंट इवेंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। सी यहाँ पे इंडेक्स 37 भी आ रहा है,
दोनों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देखना है अपन को, इंडेस 10 का और इंडेस 37, जहाँ पे प्रोविजन आता है वहाँ पे इंडेस 37 पिक्चर में आ जाता है। इस केस के अंदर ए लिमिटेड ने अप्रोच किया आर्बिट्रेटर को बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड हु डिसाइड द अवार्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड विद बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली कंडीशन वो एग्जिस्ट कर रही थी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, बट बिकॉज ए लिमिटेड ने वो अप्रोच किया था आर्बिट्रेटर को बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, whose outcome has been confirmed by the award of the arbitrator, therefore it is an adjusting event. Accordingly जो measurement है provision का वो required है to be adjusted for the event occurring after the reporting period as far as the recovery of the cost by A limited from other party is concerned. The right to recover has a contingent asset at the end of reporting period. पैरा 35 इंडेस 37 का क्या बोलता है contingent assets का, कि वो assess की जाएगी continuously to ensure that developments are appropriately reflected in the financial statements. अगर कोई if it has become virtually certain that an inflow of economic benefit will arise, the asset and the related income are recognized in the financial statement the period in which the changes occurs. और if an inflow of economic benefit है वो probable हो जाता है तो entity इसको disclose करेगी. On the basis of above, contingent asset should be recognized in the financial statements of the period in which the realization of asset and the related income becomes virtually certain. In the instant case, the recovery of cost becomes certain when the arbitrator decided the award during financial year 2-3. Accordingly, the recovery of cost should be recognized in the financial year 2-3 के अंदर आपको रिकॉग्नाइज करना है. अभी आरटीपी मई 20 में भी आ चुका है, ड्यूटी ड्रॉबैक का क्वेश्चन है. यहाँ पे एप्लीकेशन डेट एंड श्योरिटी डेट का ऊपर आपको फोकस करना है, फिर बताना है कि एडजस्टिंग इवेंट होगा या नहीं होगा. एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है सप्लाई प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट को, वो इन टोटल करती है टू ड्यूटी ड्रॉबैक. एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो. पढ़ लिया. अब मैं पढ़ता हूँ आपके साथ. एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है सप्लाइंग प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट को, वो इंटाइटल है टू ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए इफ़ इट एक्सीड इट्स टर्नओवर अबव ए स्पेसिफाइड लिमिट. टू क्लेम द ड्यूटी ड्रॉबैक द कंपनी नीड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन विद इन 15 days ऑफ मीटिंग द स्पेसिफाइड टर्नओवर. अगर एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाती है स्टिपुलेटेड पीरियड में तो डिपार्टमेंट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ड्यूटी ड्रॉबैक का क्रेडिट दे या ना दे, वहाँ पे उनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर चली जाती है. अब 1-2 के लिए स्पेसिफाइड लिमिट है वो टर्नओवर की उन्होंने अचीव कर ली थी, लेकिन जो क्लेम था वो फाइल उन्होंने एप्लीकेशन है वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में नहीं किया और इसीलिए यह डिपार्टमेंट के है वो डिस्क्रिशन में चला गया. जो एप्लीकेशन है वो अप्रैल 20 को फाइल हुई थी जो कि 15 दिन के स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद में था. तो टर्नओवर जो कंडीशन थी ओके उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक है वो क्रेडिट कर दिया गया. डिपार्टमेंट ने जून 28 को उन्होंने हमको क्रेडिट कर दिया. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए थे वो जुलाई 26 को हुए थे. तो बताओ क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा ड्यूटी ड्रॉबैक का. मतलब कि अगर मैं कुछ फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट बोलूँ तो देखो 15 दिन का मेरे पास में टाइम लिमिट था अप्लीकेशन करने का, करता तो मेरे को मिलता, श्योरिटी थी, लेकिन 15 दिन में मैंने नहीं किया. अब डिपार्टमेंट के हाथ में आ गई चीज़ें, ठीक है. अब डिपार्टमेंट के हाथ में चीज़ें तो मैंने एप्लीकेशन कर दी, लेकिन डिपार्टमेंट का मन होगा तो देगा वरना नहीं देगा. अब अगर लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट का मन बन गया और उन्होंने दे दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. सी मेरे अकॉर्डिंग तो इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए. अभी आगे देखते हैं. इंस्टेंट केस में कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग द स्पेसिफाइड टर्नओवर है वो मेट हो गई थी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड इसीलिए कंपनी ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए इंटाइटल थी, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन करनी थी जो कि उन्होंने नहीं की. ओके और इसलिए ये डिपार्टमेंट के हाथों में चली गई. सिंस द क्लेम वाज टू बी अक्रूड ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, इसका अक्रूवल है वो 2002-03 में ही कंसिडर किया जाएगा. मतलब कि ये करंट ईयर 2001-2 में उसको नहीं कर रहा. आपने एप्लीकेशन अब टाइम पीरियड में नहीं की तो अब आपके हाथों में कुछ नहीं था, आप तो उसे खो ही चुके थे, ठीक है. अब वो तो डिपार्टमेंट अच्छा बंदा था कि उसने दे दिया, तो अभी आपकी फिर 2-3 की इनकम है क्योंकि आपने 15 के बाद में फाइल किया है और इसीलिए 1-2 के अंदर आप सिर्फ उसकी कंटिजेंट एसेट दिखा सकते हो बैलेंस शीट के नीचे. ओके इंडेस 37 भी यही बोलता है कंट्रीब्यूशन to ensure that developers are appropriately reflected in the financial statement.
अगर ये वर्चुअली सर्टेन है कि इनफ्लो हो जाएगा तो उस केस में असेट एंड द रिलेटेड इनकम वो रिकॉग्नाइज कर लो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अदरवाइज अगर नहीं है तो इफ एन इकोनॉमिक बेनिफिट हैज़ बिकम प्रोबेबल तो एंटिटी डिस्क्लोज करेगी कंटिजेंट असेट को। इन अकॉर्डेंस विद द अबव ड्यूटी ड्रॉबैक का जो क्रेडिट है जो कि कंटिजेंट असेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एसेट एंड रिलेटेड इनकम है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर इन विच सच चेंजेस ऑकर्स विच रियलाइजेशन बिकम वर्चुअली सर्टेन इज इक्वल फाइनेंशियल ईयर 2002 एंड 2003 के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ओके, इन द प्लांट ऑफ PQR लिमिटेड फायर हुई 10 मई को जिससे पूरा प्लांट डैमेज हो गया और 40 लाख के अराउंड लॉस हुआ है। क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी वो फाइल कर दिया गया एंड रिकवरी ऑफ 27 लाख वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001 है वो अप्रूव किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 जून 2001 को। तो बताओ किस तरह से डिस्क्लोज किया जाएगा। अब देखो डेट वापस से देखो, हाँ, which was a fire on 10th May 2001 in which the entire plant was damaged and the loss of 40 lakh is estimated. The claim with the insurance company has been filed and a recovery of 27 lakh is expected. भाई 10 मई को इनको फायर हुई थी, ठीक है, 40 में से 27 इनको रिकवर होने वाले हैं, तो 13 का तो इनको लॉस दिख ही रहता। हुआ कब था? 10 मई को। तो बताओ 31 मार्च वाले में हम उसको एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी थी। ओके, अब इवेंट की कंडीशन नहीं थी बट यहाँ पे मटेरियल इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, तो वो क्या करेगा, इसका डिस्क्लोजर देगा और साथ साथ में गोइंग कंसर्न को भी इवेल्युएट करेगा, गोइंग कंसर्न बेसिस को, कि भाई क्या अगर इसका कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है डिटेरियोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर एंड फाइनेंशियल पोजीशन पे। अगर वो परवेसिव है तो वो फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, रीड्राफ्ट करेंगे। ओके, तो ये मेटेरियलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। 20 है वो टेलीकॉम कंपनी का है। अगेन यहाँ पे आपको गोइंग कंसर्न है वो इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 सालों का एक सर्कल है, ठीक है, टेंडर पब्लिश हुआ है डायरेक्टरीज फॉर पुणे सर्कल के अंदर फॉर 5 ईयर। अब इसने प्रॉफिट 2001, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 के अंदर है वो प्रॉफिट था इसका। 8 बिड इन टेंडर्स फॉर पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज फॉर अदर सर्कल नागपुर, नासिक, मुंबई, हैदराबाद, इनके लिए भी इसने किया। एंड रिजल्ट डिक्लेयर हुए 23 अप्रैल को। कंपनी फेल हो गई टू बेग एनी ऑफ दिस और इट्स ओनली एक्टिविटी टिल डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द पुणे डायरेक्टरी। मतलब नॉर्मली क्या था, अभी तक इसने सिर्फ पुणे डायरेक्टरी का ऊपर काम किया था और अब इसने बाकियों के लिए भी अप्लाई किया था, ठीक है। पुणे वाला काम खत्म हो चुका, अब बाकियों के लिए अप्लाई किया था, बाकियों में से इसको कुछ नहीं मिला, मतलब इसका आगे कोई भविष्य नहीं है, इसको कोई बिजनेस ही नहीं मिला। अब बिजनेस ही नहीं मिला तो बताओ क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन फुलफिल होगी, नहीं होगी। तो गोइंग कंसर्न को इवेल्युएट करना है और अगर उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट करने की इसमें बात की गई है। 21 के अंदर डिविडेंड की बात की गई है कि डिविडेंड है वो 15 जुलाई 2002 को डिक्लेयर हुआ एज द रिजल्ट फॉर द ईयर 2001-2 एज वेल एज Q1 एंडिंग 30 जून 2002 are better than expected. The financial statement of the companies are approved on 20 July 2002 for the financial year ending 31st March 2002. Will the dividend be accounted for in financial year 2-3 or will it accounted in year 1-2? तो आपको ये कह रहा है कि 15 जुलाई को है डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एंड जो रिजल्ट आए हैं Q1 के 30 जून वाले के वो आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूव हुए हैं 20 जुलाई को। तो बताओ क्या करोगे आप यहाँ पे। तो देखो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 2002-3 में, इसीलिए जो ऑब्लिगेशन आई है वो 2002-3 में ही आएगी और इसीलिए 2002 के एंड में है वो इसकी कोई भी ऑब्लिगेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ओके, इसीलिए हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर ज़रूर देना है नोट्स के अंदर कि 2001-2 का जो डिविडेंड वो ये रहने वाला है, लेकिन अकाउंटिंग इसके 2002-3 के अंदर ही होगी। What would be the treatment for dividend declares to redeemable preference shareholder after the reporting periods but before the financial statements are approved for issue for the year 2001-2? Whether India's 10 prescribes any accounting treatment for such dividend? तो भाई पैरा 32 जो है वो पैरा जो 12 है इंडियाज 10 का एंड इंडियाज 32 यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले वो क्या बोलते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। इफ एन एंटिटी डिक्लेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट as defined in India's 32 financial instrument presentation after the reporting period, the entity shall not recognize this dividend as a liability at the end of the reporting period. तो वो फिर अपने करंट ईयर की लाइबिलिटी नहीं है, वो तो जिस साल में डिक्लेयर होंगे ना उसी साल अपनी ऑब्लिगेशन आएगी। डिक्लेयर करने तक एंटिटी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जिस दिन डिक्लेयर कर दिया उस दिन ऑब्लिगेशन आ गई।
However, Ind AS 10 does not prescribe accounting treatment for dividend declared to be redeemable preference shareholder. कि redeemable preference shareholders हैं, ठीक है, उनका अपन को रिडम्पशन तो करना है, तो उसका ट्रीटमेंट Ind AS 10 नहीं बताता है, लेकिन Ind AS 32 बोलता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर है दैट प्रोवाइड्स अ मैंडेटरी रिडम्पशन फॉर इशू by the issue for a fixed or determinable amount at the fixed or determinable future date, or gives the holder the right to require the issuer to redeem the equity the instrument at or after a particular date for a fixed or determinable amount is a financial liability. वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है और इसीलिए जो डिविडेंड का पेमेंट है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बॉन्ड की तरह, मतलब फिर वो डिविडेंड नहीं बचेगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा और फिर आप उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस की इंड AS 109 के अकॉर्डिंग है वो अकाउंट फॉर करोगे। कैसे करोगे, इसके लिए आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वो अपन इंड AS 109 में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का बोलता है कि इन वन ऑफ द प्लांट ऑफ द PQR लिमिटेड फायर ब्रोक आउट हो जाती है 10 मई 2020 की, इन विच द इंटायर प्लांट वाज डैमेज्ड, कि इंटायर प्लांट जहाँ पे डैमेज हुआ था। PQR लिमिटेड ने एस्टिमेट किया कि जो भी लॉस होगा वो 40 लाख का होगा फायर के कारण। कंपनी ने एक क्लेम फाइल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, एक्सपेक्ट करती है कि 27 लाख की डिलीवरी हो जाए, मतलब क्लेम मिल जाएगा इनको। डायरेक्टर ने 12 जून को किया। अब देखो 10 मई को ये सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है, मैं फिर से नहीं करा रहा। यहाँ पे 23 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इस 24 में 4-5 केस है। अब मैं आपको सीधा आंसर बोलूँगा, आंसर आप खुद पढ़ना। मून लिमिटेड है, उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है 25 अप्रैल 2019 को 1 करोड़ रुपए का। ओके, फ्रॉम द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग यह एविडेंट था, मोस्ट लाइकली था कि ये विन करेगी। ओके, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 1 मई को अप्रूव हुआ है। तो देखो 31 और 1 और इसके बीच में आ रहा है 25 और इसकी कंडीशन भी एग्जिस्टिंग होगी, तो ये कौन सा होगा, एडजस्टिंग इवेंट होगा। ओके, मेरे अकॉर्डिंग। जूम लिमिटेड है, वो ट्रेडिंग बिजनेस में है मोबाइल टेलीफोन की। द कंपनी हैज़ परचेज्ड 1000 मोबाइल फोन्स एट 5000 ईच ऑन 15 मार्च 2019. The manufacturer of the phone has announced the release of new version on 1 March 2019. ओके, 15 मार्च को इसकी 5000 वैल्यू थी, 1 मार्च को नया वर्जन आया था, बट हैड नॉट अनाउंस द प्राइस नहीं अनाउंस किए थे। अब जैसे 31 मार्च को अनाउंस किए कि उसकी वैल्यू 5000 रुपये है, तो उसके कारण क्या हुआ, इसकी वैल्यू 4000 आ गई। इन्वेंट्री की कॉस्ट में चेंज हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होता है, अपन ने पढ़ा है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके इसके, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। देयर एज एन ओल्ड ड्यू फ्रॉम ए डेटर कम अमाउंटिंग टू ₹15 लाख अगेंस्ट होम IBC वो इंस्टीट्यूट हो चुकी थी प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019। डेटर ने डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट एज ऑन 15 अप्रैल 2019, ठीक है। वो मतलब 31 मार्च को कंडीशन थी और बाद में 15 अप्रैल को डिक्लेयर भी होगा। क्या होगा, एडजस्टिंग इवेंट। अज्यूम कीजिए कि सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड, कंपनी के मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि यह रीस्ट्रक्चर करेगी ऑपरेशन ऑफ द कंपनी को एंड सिग्निफिकेंट रिड्यूडेंसीज आएंगी टू क्लोज ए फ्यू डिविजन्स ऑफ द कंपनीज बिजनेस, कि वो कंपनी की बिजनेस को वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉर्मल प्लान नहीं है। क्या मैनेजमेंट कोई प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में इफ़ द कंपनी डिसाइड सब्सिक्वेंट टू एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू रीस्ट्रक्चर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो अब रीस्ट्रक्चर करना चाहते तो कर भाई, इसके लिए कोई कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 31 मार्च वाले दिन, तो हम नहीं मानने वाले कि कुछ है या नहीं है। ओके, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट रहेगा। हाँ, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का अगर मटेरियल इंपैक्ट आता है तो डिस्क्लोजर हमें नोट्स में देना जरूरी है। ओके, एडजस्टिंग 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 एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंड AS 113 के सारे कॉन्सेप्ट एंड देन अपन सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। कमेंट तो यार ज़रूर करो, कमेंट से ना बहुत मिलता है वो, ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अभी के लिए कोई भी डाउट हो ना तो आप करते जाओ यार, साथ में मेरे को मैसेज कर दिया करो। कईयों के तो आते मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको भी हो कोई तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। अभी के लिए अपना ये कंप्लीट हो गया, इसमें हमने कॉन्सेप्ट भी कर लिए, टाइमलाइन नीचे अटैच हो जाएगी थोड़े टाइम में। और चलो टाटा बाय बाय।